So, hey guys, welcome to my channel Classes at Agarwal. This is CMA Vishali Agarwal. So, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को. हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो को अपनी. हमने इस लास्ट क्लास में बोला था कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट इज आर रेवेन्यू पार्ट, सेकंड इज एक्सपेंसेस पार्ट एंड थर्ड हमारा होगा बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस के ऊपर. तो फर्स्ट पार्ट में हमने इस वीडियो के कवर कर लिया था अपना रेवेन्यू पार्ट को. आज हम करने वाले हैं अपना एक्सपेंसेस पार्ट को कवर. सारे एक्सपेंसेस को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक का मीनिंग अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सेप्शनल आइटम्स पे बेस्ड होगा. देखिए, मैंने कहा था कि अगर क्लास 12th के आप स्टूडेंट है तो आपके लिए यहीं तक सफिशिएंट है, बट आई वुड से कि आप थर्ड वीडियो भी इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो बेस्ड होगी उसको जरूर देखिए, बिकॉज हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा बिगड़ जाए एक नंबर का. तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की भी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूचर में तो ये चीजें होनी मतलब आएंगी ही आएंगी, आपके सामने फेस करनी पड़ेंगी. तो व्हाई नॉट अभी से ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट होगा एक. सो स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं अपना. मीनिंग फीचर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब देख लिया था, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरी लास्ट वाली वीडियो, तो जरूर उस वीडियो को देखिए, बिकॉज उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है. वैसे तो इसका पार्ट अलग है, ये टोटली डिफरेंट वीडियो है उससे, बट अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो एक गो में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा. उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको वीडियो को रेफर कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. Statement of Profit and Loss as per Schedule 3, Part 2 of the Companies Act 2013. This is a Profit and Loss statement. तो ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का. तो इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में अपना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ये सब पार्ट हमने कवर कर लिया था. नाउ वी विल कवर दिस एक्सपेंसेस वाला पार्ट. तो इसके अंदर बेसिकली हमको ये 4-5-6 हेड्स हैं, ये पढ़ने हैं एक्सपेंसेस के अंदर. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज को देखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को देखेंगे क्या होते हैं ये, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. अच्छा, इसमें एक गड़बड़ मेरे से ये हो गई थी कि फाइनेंस कॉस्ट मैंने गलती से इसके साथ टाइप कर दिया था. दिस इज अ डिफरेंट हेड, ये अलग से एक हेड है. जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ऐसे ही फाइनेंस कॉस्ट भी होता है. नेक्स्ट इज आर अदर एक्सपेंसेस. तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, अब समझना शुरू करते हैं एक एक हेड. तो पहला हेड आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटीरियल. देखिए, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम. मटीरियल कंज्यूम बेसिकली क्या होता है, मटीरियल मींस रॉ मटीरियल. जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उस साल के अंदर जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस साल के अंदर आपने कितना रॉ मटेरियल यूज करा, उस प्रोडक्शन के अंदर कितना रॉ मटेरियल आप खा गए, दैट इज कंज्यूम्ड. वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. अच्छा, हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि कुछ रॉ मटेरियल जो पिछले साल बच गया होगा तो उसको भी तो काम में लोगे, उसको फेंकोगे तो नहीं. तो वो रॉ मटेरियल जो आपका पिछले साल बच गया था और इस साल शुरू में आपके पास पड़ा था, वो होती है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास पड़ा था. परचेजेस जो आपने इस साल में खरीदा. और नेक्स्ट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो आपका इस साल भी यूज होने से रह गया, वो आप यूज नहीं कर पाए तो उसको अगले साल यूज करोगे. तो जो ईयर एंड पे हमारे पास मटेरियल बचा रह जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कंप्यूट करने का क्या फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला होता है इसका दिस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक. तो इससे निकलता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर समझ लेंगे. उससे पहले एक नोट समझते हैं. वो कहता है अगर कुछ आपने इस साल में स्टोर्स खरीदे, स्पेयर्स खरीदे, फ्यूल खरीदा, बट वो चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम नहीं आ पाई, याद रखिएगा काम नहीं आई, तो उसको मटेरियल कंज्यूम में नहीं लेके जाएंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर. देखो, जो आपने ये चीजें यूज कर ली वो तो प्रोडक्शन का पार्ट बन गई, वो तो मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, बट जो नहीं करा उसके लिए खर्चा तो कर चुके हो, उसको कहाँ ले जाओगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर ले जाओगे. इसको एक एग्जांपल के थ्रू आगे है, जैसे कंसिडर करते हैं एक मोमोज वाला. मोमोज सबको बहुत पसंद होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं. तो रॉ मटेरियल क्या होता है मोमोज का, सब्जियां डलती हैं उसके अंदर. हम एक ही रॉ मटेरियल को कंसिडर कर रहे हैं, ज्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे, सिंपली एक रॉ मटेरियल समझते हैं अच्छे से. वेजिटेबल्स उसमें यूज होती हैं. अब हमको 3 दिन की कहानी है इस एग्जाम्पल के अंदर, येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो. कल क्या हुआ, आज क्या होगा एंड कल क्या होने वाला है. अब देखो क्या होगा, जब आपने येस्टरडे पे आपने सामान कुछ वेजिटेबल्स यूज करी होंगी, जब कल मोमोज वाले ने मोमोज लगाए होंगे, मोमोज की दुकान लगाई होगी, तो उसने जो मोमोज बनाए होंगे उसमें से क्या हुआ, उसकी 5 किलो सब्जी ऐसी थी जो उसकी बच गई. वो
मतलब रिमेन अनसोल्ड के लिए रिमेन अनयूज्ड होना चाहिए हिसाब से, यहाँ अनयूज्ड बच गई उसकी, तो वो उस 5 किलो सब्जी को फेंकेगा तो नहीं, आज यूज कर लेगा, कोई इशू नहीं है, अगले दिन काम में ले लेंगे। तो आज के लिए, आज के दिन के लिए, टुडे के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, 5 kg, जो उसका कल बच गया था। उसके बाद उसने क्या करा मोमोज वाले ने, उसने 20 किलो सामान और परचेज कर लिया, 20 kgs ही परचेज मोर, ठीक है, जिसमें से भी क्या हुआ, आउट ऑफ विच जो 10 kg था ना, वो उसका अनयूज्ड बच गया, अनयूज बच गया, इसका मतलब वो 10 kg क्या हो गया उसका क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो आज तो काम आया नहीं मोमोज बनाने में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप कितना मटेरियल आपने आज मोमोज में कंज्यूम कर लिया, तो वो हो गया आपका 5 kg जो कल लेकर आए थे, 20 किलो जो आज परचेज करा था, उसके बाद 10 किलो बच गया था ना, वो आज की मोमोज में तो काम नहीं आया, तो वो हो गई मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कहाँ चली जाएगी, अगले दिन के लिए। तो नेट फिगर मेरी आ गई 5 kg प्लस 20 kg माइनस 10 kg जो अनसोल्ड रह गया, या फिर कह लूं 5 kg प्लस 10 kg, 10 kg कहाँ से आया, 20 माइनस 10 जो आज मैंने यूज करा 20 किलो में से, तो टोटल मैंने कितना मटेरियल यूज कर लिया आज के लिए, 15 kgs, यूजेस 15 kgs हमने यूज कर लिया, और ये जो 10 kg हमारे पास बच गया था, ये चला जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा अगले दिन के लिए। तो यहाँ से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब समझ लिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब समझ लिया, एंड परचेजेस का मतलब समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट इज आर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड होते हैं हमारे वो गुड्स जो हम बिजनेस में खरीदे और उनको आगे रीसेल कर दिया, हमने क्या करा, खरीदे ही इस पर्पज से थे ताकि हम उनको आगे बेच सके, दिस इज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। पर इसमें याद रखने वाली 2 पॉइंट्स इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है, अगर आप गुड्स तो खरीद के लाए पर आपने उनमें से कुछ गुड्स कैसे थे, ऐसे यूज कर लिया जिसके ऊपर आपने अपनी और कलाकारियां दिखा दी, ठीक है, आपने सोचा कि यार इस गुड्स को मैं ना और बेटर तरीके से भी बेच सकता हूँ, तो आपने क्या करा, उसके ऊपर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कैरी ऑन करा। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट जिसके ऊपर आपने फर्दर प्रोसेसिंग करी, वो बन जाता है हमारा मटेरियल कंज्यूम का पार्ट, वो एक तरह से हमारा रॉ मटेरियल बन गया, आपने डायरेक्टली सेल नहीं करा बट आपने उसके ऊपर कुछ कुछ काम करा, तो वो क्या बन गया, मटेरियल कंज्यूम का पार्ट। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। उसकी तरह सेम वेज हमने क्या करा, कुछ सेमी फिनिश गुड्स खरीदे। अच्छा, ये सेमी फिनिश गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो जिनके ऊपर आधा काम तो हो चुका है, आधा अधूरा काम है, पूरा नहीं हुआ, पूरा कौन करेगा, पूरा आप करोगे। वो गुड्स जिनके ऊपर आधा अधूरा काम हो चुका था, हम उनको खरीद कर ले आए, हमने सोचा यार शुरू से 0 लेवल से स्टार्ट करने से अच्छा है थोड़ा सा हम बना बनाया ले आते हैं बाजार से, उसके ऊपर बाकी का जो काम होगा उसको हम कैरी कर लेंगे, उसको हम खुद बना लेंगे, उनको बोला जाता है सेमी फिनिश। सेमी फिनिश, फिनिश होने में कुछ काम बाकी है, तो उसको फिनिश आपने करा, इसका मतलब उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग आपने करी। जब ऐसे फिनिश गुड्स, ऐसे सेमी फिनिश गुड्स जिनके ऊपर आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, वो भी हमारा किसका पार्ट बन जाते हैं, मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बन जाते हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, आप वो ऐसे गुड्स लेकर आए जिनको आपने खरीद के सीधा बेच दिया, दैट विल बिकम योर स्टॉक इन ट्रेड। ऐसा स्टॉक इन ट्रेड जिसको आप खरीद कर लाए पर उसके ऊपर कुछ कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करी, कलाकारी करी और तब बेचा, रॉ मटेरियल का पार्ट हो गया, मटेरियल कंज्यूम का पार्ट हो गया। थर्ड, आप ऐसे कुछ फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश गुड्स लेकर आए जिसके ऊपर आपने फिर से फर्दर प्रोसेसिंग करी और उसको आगे सेल कर दिया, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, मटेरियल कंज्यूम का पार्ट हो गया। समझते हैं इसका। देखो आपके यहाँ बेकरी सबके यहाँ होती है, बेकरी वाला क्या करता है, पिज्जा बनाता है, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा की शॉप है उसकी, बेकरी वाले की, पिज्जा बनाता है, तो वो क्या करता है, बाहर से पिज्जा बेस खरीद के लेकर आता है, पिज्जा बेस वो खरीद के लाता है, अब वो क्या करता है, पिज्जा भी बनाता है, और आपके यहाँ जो बेकरी होती है, नॉर्मल लोकल बेकरीज होती है, उस पर आपको पिज्जा बेस भी मिल जाते हैं। आप जाते हो दुकान वाले से बोलते हो कि भैया हमें पिज्जा बेस चाहिए, वो आपको पिज्जा बेस सेल कर देता है। और कुछ आप देखते हो उसके यहाँ बने हुए पिज्जा भी रखे रहते हैं, आप जाते हो बोलते हो भैया पिज्जा खाना है, वो आपको बना के दे देता है तुरंत। तो केस 1 हमने लिया जिसमें हमने बोला कि आपने क्या करा, आप उस बेकरी वाले के पास गए और आपने बोला कि भैया पिज्जा बेस दे दो, तो अब वो पिज्जा बेस खुद नहीं बना रहा था, कहीं से खरीद के लाया था और आपको उसने बेच दिया आगे, तो ये बन गया स्टॉक इन ट्रेड। वो पिज्जा बेस जो उसने एज इट इज आपको सेल कर दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं करा, वो बन गया आपका स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड केस, अब क्या करा, उसने पिज्जा बेस तो लाया था बट उसने क्या करा, पिज्जा बना दिया। तो अब सोचने वाली बात ये है, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस है, जो पिज्जा बेस वो पिज्जा में यूज कर रहा है वो उसका रॉ मटेरियल ही तो हो गया, वो उसका कच्चा सामान ही तो है, उस पिज्जा बेस के ऊपर उसने सब्जियां लगाई, सब कुछ लगा के पिज्जा बना के बेच दिया। तो नाउ दिस पिज्जा बेस, अब ये क्या बन गया हमारा, रॉ मटेरियल का पार्ट, तो ये किसके अंदर जाएगा, मटेरियल कंज्यूम के ऊपर जाएगा, ना कि स्टॉक इन ट्रेड के अंदर जाएगा।
ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब वो क्या कर रहा था पिज्जा वाला, वो कुछ फ्रोजन पिज्जा खरीद के लेकर आया था। ठीक है, वो क्या करता था, कुछ उसने फ्रोजन पिज्जाज भी लिए हुए थे। उसके ऊपर क्या करता था, जब कस्टमर मांगता था ना, उनको गर्म कर देता था और उसके ऊपर कुछ अपने स्पाइसेस एंड हर्ब्स डाल देता था। तो अब ये जो वो फ्रोजन पिज्जा खरीद के लाया ना, ये हो गए हमारे सेमी फिनिश गुड्स। ये फिनिश नहीं है, इसके ऊपर फिनिश पिज्जा बनने के लिए थोड़ा थोड़ा काम अभी बाकी है। जैसे आपको इसको बेक करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर स्पाइसेस एंड हर्ब्स डालने पड़ेंगे, तो दीज आर सेमी फिनिश गुड्स। तो ये सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, तो ये भी आपका हो गया किसका पार्ट, मटेरियल कंज्यूम का पार्ट। तो बेकरी वाले के हमने 3 केसेस पढ़े। पिज्जा बेस लाता है, एज इट इज बेच देता है, स्टॉक इन ट्रेड। पिज्जा बेस लाया, प्रॉपर पिज्जा प्रिपेयर कर दिया, इट बिकम्स पार्ट ऑफ अर मटेरियल कंज्यूम। पिज्जा फ्रोजन पिज्जा खरीद के लेकर आया, उसको जब कस्टमर ने मांगा उसको बेक कर दिया, उस पर स्पाइसेस और हर्ब्स डाल के उसको आगे बेच दिया, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मटेरियल कंज्यूम। और ये फ्रोजन पिज्जा क्या हो गए हमारे सेमी फिनिश गुड्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा और थोड़ा समझ भी आ गया होगा। पढ़ते हैं चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स। देखो हम क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री के अंदर चेंज को भी कंसिडर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो चेंज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो भी आपके पास साल में शुरू में सामान पड़ा था, उसमें से जो साल के एंड में बच गया वो आपने माइनस कर दिया। तो हमारा इन्वेंट्री में जो चेंज आया ना ओवर द ईयर, वो आपने मॉनिटर कर लिया। अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री तीनों की अलग अलग लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री से क्या माइनस कर रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सीक्वेंस एज इट इज रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फिगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्यों, मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री कम थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा बच गई। ओपनिंग इन्वेंट्री बच रही थी 10, उसके पास वो बच रहे थे पिज्जा बेस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में उसके पास 20 पिज्जा बेस बच गए, तो माइनस आ गया फिगर। या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री 20 पिज्जा बेस थे, उसने सेल करी आज पूरे दिन पिज्जा बना बना के, और एंड में बच गए उसके पास 10 पिज्जा बेस, पॉजिटिव आ गई। तो ये फिगर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इससे घबराना नहीं है। तीनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे, फिनिश गुड्स को अलग करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को अलग करेंगे और स्टॉक इन ट्रेड को अलग करेंगे। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नाम क्या कहता है, नाम कहता है वो खर्चा जो आप एम्प्लॉयज के ऊपर कर रहे हो, वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। जैसे आप उसको सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, बोनस देते हो, लीव एनकैशमेंट देते हो। देखो लीव एनकैशमेंट क्या होता है, कंपनी पॉलिसी देती है एम्प्लॉय को कि अगर आपको जो छुट्टियां साल में मिलती हैं, अगर आप उनको यूज नहीं करते हो ना, तो उसके बदले पैसे ले जाओ हमसे। तो दिस इज लीव एनकैशमेंट, लीव को एनकैश कर दिया। तो वो भी तो एक तरह से कंपनी का खर्चा हो गया, और एम्प्लॉयज के ऊपर कर रहे हो तो लीव एनकैशमेंट भी आ गया। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जैसे हमने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, ग्रेचुटी फंड कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो कंपनी एम्प्लॉय के लिए ना, एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूट करती है, तो वो भी कंपनी का खर्चा हो गया। प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड बेसिकली सेविंग्स होती है हमारे बुढ़ापे के लिए, अलग अलग नाम से फंड्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट अभी समझते हैं, चौथा समझते हैं पहले, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस लाइक कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस। देखो ये होते हैं, कैंटीन तो बेसिकली कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोल दिया 1000 रुपए का खाना हर महीने आप कंपनी के कैफेटेरिया से फ्री खा सकते हो। कैंटीन एक्सपेंसेस, कंपनी तुम्हारे मेडिकल बिल पे कर देती है, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये भी तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही हो गए, इसलिए ये यहीं आ गए। उसके बाद हुआ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। देखो इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, इसको हम मोटा मोटा समझते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान क्या होता है। कंपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए क्या करती है, कंपनी कहती है कि हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है, और ये शेयर्स तुम्हें क्या होंगे, कंपनी के जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा ना, उससे डिस्काउंट में मिल जाएंगे, तो तुम्हारे लिए सस्ता पड़ गया। मान लो तुम एक शेयर कंपनी का मार्केट से खरीदते हो 1000 रुपए का, कंपनी तुम्हें दे दे 500 रुपए का, तो तुम्हें 500 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और ऊपर से तुम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, तो बेसिकली देखा जाए तो एम्प्लॉय के लिए फायदा ही हो गया। तो ये कंपनी क्या करती है ना, एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स देती है, तो उसी में से एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, बस बेसिकली याद रखना, एम्प्लॉय को कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, तो वो किसके अंदर आते हैं, ईसॉप्स एंड ईएसपीपी के अंदर। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब यहाँ पे वो इन गुड्स नहीं है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टॉक, जैसे एक शेयर हो गया, ठीक है, अगर 10 शेयर हैं तो हम उसको स्टॉक बोलते हैं। कलेक्टिवली अ नंबर ऑफ शेयर्स इज नोन एज स्टॉक। तो ये हो गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो ये भी अलग से हेड है।
कि अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो किसी भी नाम से, वो किसके अंदर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये बेसिकली बड़े बड़े एक मेजर हेड्स बना दिए हमने कि अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई खर्चा दिखता है ना तो वो इसी के अंदर जाएगा। अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको कोई खर्चा नजर आ रहा है ना तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल हम एक फोन का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक फोन होता है, आप मुझे ये बताओ जब आप एक फोन नया खरीदते हो उसकी परफॉर्मेंस तब ज्यादा अच्छी होती है या फिर जब आप उसको 2 साल यूज कर लेते हो तब ज्यादा अच्छी होती है? ऑब्वियसली कहोगे मैम जब खरीदते हैं तो वो बहुत स्मूथ चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, बट 2 साल के बाद ऐसा उसमें क्या हो जाता है, जब आप उसको रेगुलरली यूज करते हो ना तो उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आने लगती है। आपने खुद देखा होगा एक मोबाइल फोन जो आपने आज खरीदा, क्या 2 साल के बाद उसकी वही वैल्यू रहती है मार्केट के अंदर? आपने आज 10,000 रुपए का फोन खरीदा, आज से 2 साल बाद हो सकता है मार्केट में आपको 2,000 रुपए का मिल जाए। क्या हुआ ये? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, उसकी जगह बेटर टेक्नोलॉजी के फोन्स आ गए तो आपके फोन की वैल्यू गिर गई, और आपने तो यूज कर लिया उसको तो उसकी वैल्यू तो और ज्यादा नीचे आ गई है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप फोन बेच देते हो, सेकेंड हैंड फोन कोई खरीदता है मार्केट प्राइस पे? सेकेंड हैंड फोन नहीं खरीदता। अगर मार्केट में सेकेंड हैंड वो जो फोन आप सेकेंड हैंड बेच रहे हो अगर वो 5,000 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है ना तो कोई आपको 2,000 रुपए देगा उसके। ठीक है, तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली जो आपके फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, ओवर द टाइम फॉल इन द वैल्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो। अब आपको पता है जब आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू में भी गिरावट आ रही है, तो आप अपनी बुक्स को मिसलीड तो कर नहीं सकते। आप ये तो है नहीं अगर आपने कोई एसेट 1 लाख का खरीदा था तो 10 लाख की वैल्यू उसकी 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए की वैल्यू रहेगी? आपको भी पता है ऑब्वियसली नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, हर साल कुछ पर्टिकुलर रेट से ना, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से उसकी वैल्यू को गिराते जाते हो हर साल, ताकि आपका मानना ये होता है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं मार्केट वैल्यू के बराबर ला रहे, पर थोड़ा 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 हर साल उसकी वैल्यू को गिराते हैं तो थोड़ा एक्चुअल वैल्यूज में हमारी फिगर आ जाएगी। तो वही डेप्रिसिएशन होता है। देखो कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, ये नॉन कैश होता है। क्यों? आपकी जेब से कोई लेना देना तो हो नहीं रहा, पर वैल्यू तो गिर रही है सेट की। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा टैंजिबल असेट्स के ऊपर चार्ज होता है, और वो भी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर, याद रखना हमेशा। अच्छा, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, आपके पास कोई कॉपीराइट्स पेटेंट्स थे, इनटैंजिबल असेट्स थे, आपने आज एक पेटेंट रजिस्टर कराया गवर्नमेंट के पास, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए का आपने पेटेंट को रजिस्टर कराया, 10 साल के लिए आपने उसको रजिस्टर कराया, तो आपको ये पता है 10 साल के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 10 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी जब ये कोई काम का नहीं बचेगा। तो आपने क्या करा, हर साल जो 20 लाख रुपए थे ना उसकी जो कॉस्ट थी उसको 10 सालों में इक्वली डिवाइड कर दिया। आपने सोचा कि एक काम करते हैं, आज ही इसकी वैल्यू गिरानी शुरू करते हैं, साल दर साल इसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू को हर साल गिराना शुरू करते हैं, ताकि जब 10वां साल आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास शून्य हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करा, उसकी जो कॉस्ट थी ना उसको एलोकेट कर दिया ओवर इट्स टाइम पीरियड, जितने साल के लिए आपने उसको रजिस्टर कराया था। तो अमोर्टाइजेशन भी सेम चीज है, आप अपने इनटैंजिबल असेट की वैल्यू को गिराए जा रहे हो हर साल, उसकी कॉस्ट को एलोकेट करे जा रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ध्यान रखना अमोर्टाइजेशन किस पे चार्ज होता है, हमेशा इनटैंजिबल असेट्स पे चार्ज होता है। अच्छा, जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाओगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में इनको अलग अलग दिखाओगे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दोनों को सेपरेटली शो करोगे। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। देखो फाइनेंस कॉस्ट हमेशा याद रखना होती है रिलेटेड हमारी बोरोइंग से रिलेटेड, जो भी कॉस्ट होगी वो जाएगी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। जैसे आप लोन्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो भी पे करोगे वो जाएगा आपका किसके अंदर, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। उसके बाद कुछ और हमारी बोरोइंग्स कॉस्ट होती हैं, जैसे आपने डिवेंचर था, 100 रुपए का डिवेंचर था, आपने उसको 90 रुपए पे इशू करा, भाई 10 रुपए का नुकसान उठाया, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डिस्काउंट पे इशू करा आपने डिवेंचर। उसके बाद आपने क्या करा, वो जो 100 रुपए का डिवेंचर था उसको जब आपने रिडेम्पशन करी, उसको वापस लिया, अपने डिवेंचर होल्डर को पैसे लौटाए, उस टाइम पे आपने उसको 110 रुपए देने का वायदा करा। जब आपने उसको 100 रुपए की डिवेंचर के बदले आप 110 रुपए देने वाले हो, वो 10 रुपए भी तो आपका नुकसान हो गया। भाई 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में वापस खरीद रहे हो तो नुकसान हो गया ना, 10 रुपए, वो भी क्या क्या हो गया, लॉस हो गया एक तरह से। किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, किसके अंडर, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, गारंटी चार्जेस। देखो गारंटी चार्जेस क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने इसमें, ए ने बी को गारंटी दे दी, ए ने बी को गारंटी दी
कि भाई तू एक काम कर, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, तू सी को लोन दे, ठीक है, तू सी को लोन दे और उसके बदले क्या कर, मेरे से ना कुछ सिक्योरिटी ले ले। जैसे उसने क्या करा, अपने गहने रख दिया उतार के, गोल्ड की रिंग, चेन, ब्रेसलेट उसने सब रख दिया उतार के। उसने कहा तू जितना भी पैसा दे रहा है ना सी को, अगर सी तेरा पैसा नहीं देता तो ले मेरे सोने की चीज बेच के ले लियो। तो अब क्या हुआ, ए ने जो सिक्योरिटी दी, ठीक है, उस गारंटी के अंदर वो हो गए गारंटी चार्जेस। तो अगर कोई कंपनी ऐसी कोई गारंटी के अंदर कोई सिक्योरिटी रखती है तो वो आ जाते हैं हमारी गारंटी चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट इज योर लोन प्रोसेसिंग फी। देखो लोन प्रोसेसिंग फी क्या होती है, जब भी आप कोई लोन लेते हो तो आपको उसके लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, आपने डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद कोई एजेंट हायर करा लोन लेने के लिए, उसकी फीस दे दी, तो वो खर्चे जो आपके लोन प्रोसेसिंग में, लोन लेने के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो, दैट इज लोन प्रोसेसिंग फी। है तो लोन से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड है, तो इसलिए किसके अंदर चला गया, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। तो हमने छोटा में शॉर्ट में क्या समझा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर वो सारे खर्चे आ गए जो भी आपके लोन से रिलेटेड हैं। क्लियर। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस। देखो ये तो इंक्लूसिव हेड है, अगर कोई खर्चा कहीं नहीं जाता तो कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। जैसे कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया। देखो ये खर्चा हम पे करते हैं जब हम गुड्स मंगाते हैं या फिर जब हम सेल करते हैं ना, तो हम इसको पे करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग सिस्टम है। तो कैरेज है, जैसे बस से ट्रक से जा रहा है तो कैरेज हो गया, ट्रेन से जा रहा है, शिप से जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं तो फ्रेट हो गया, अगर कोई रिक्शा से जा रहा है तो कार्टेज हो गया, ठीक है। और खर्चे हो गए जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गए। यहाँ पे एक आइटम थोड़ा मिस हो गई है, यहाँ पे इंश्योरेंस आना चाहिए था, ये लेस प्रीपेड हो गया है मेरे से गलती से, यहाँ पे इंश्योरेंस आता बीच में। डिस्काउंट अलाउ करा आपने, कमीशन दिया किसी को, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, ये दुनिया भर के खर्चे, रिपेयर्स टू द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, बैड डेट्स हो गए आपके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, ये सारे कहाँ गए, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ गए। तो ये तो इंक्लूसिव हेड है, ये सारे खर्चे, जो भी खर्चा किसी भी हेड में फिट नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। अब हमको थोड़ा सा एक नोट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज ये नॉर्मली क्या होता है ना, एडजस्टमेंट्स के अंदर दी होती है क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर अब हम क्या करते हैं, एक साल है हमारे पास, एक कंप्लीट ईयर है हमारे पास, ये साल का शुरू था और ये साल का एंड था। क्लियर, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दिस इज एंड ऑफ द ईयर। अब देखो अगर कोई खर्चा आपके पास आउटस्टैंडिंग है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये खर्चा किससे रिलेटेड था, ये खर्चा था पिछले साल से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ना भाई, तुमने दिया नहीं, तुमने पे नहीं करा, तुमने डिफॉल्ट करा पेमेंट, तुम्हें तो तुम्हारी गलती, इस साल के खर्चे पे क्यों फर्क पड़ेगा उसका, ठीक है। क्योंकि आप अकाउंटिंग के अंदर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो खर्चा जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है ना, वो उसी में रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वो खर्चा इस साल से रिलेटेड है तो इस साल के खर्चे में ऐड करो, अगर इस साल से रिलेटेड नहीं है तो उसको डिडक्ट कर दो इस साल के खर्चे से। तो जो आउटस्टैंडिंग होते हैं हमारे इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो हमारे कभी भी इस साल से रिलेटेड नहीं होते। आउटस्टैंडिंग का मतलब है तुमने पे नहीं करे, तो पिछले साल के पे नहीं करे, इस साल से लेना देना नहीं है, तो इस साल के खर्चे से उसको डिडक्ट कर दो। अगर आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि इस साल का खर्चा था, तुमने अभी तक पे नहीं करा, अगले साल पे करने वाले हो, तो खर्चा तो भाई इसी साल का था, तो ऐड कर दो। अगर तुमने कुछ एडवांस पे करा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तुमने ईयर एंड पे कोई खर्चा अपना एडवांस में पे कर दिया है, इसका मतलब एडवांस पे करने का मतलब तुमने अगले साल का खर्चा इसी साल में पे कर दिया। तो जब अगले साल का खर्चा था, इस साल से रिलेटेड नहीं था, तो इस साल के खर्चे में आएगा क्यों, तो इसलिए उसको क्या करो, इसलिए उसको भाई डिडक्ट करो यहाँ से रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से। अच्छा चौथा पॉइंट, अगर एडवांस पेड है और वो ईयर बिगनिंग में आ रहा है, स्टैंडिंग पेड एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब तुमने पिछले साल में एडवांस पे कर रखा होगा इस साल के लिए, तभी तो ओपनिंग एडवांस है। तो अगर कुछ ऐसा ओपनिंग एडवांस तुम्हारी बुक्स में खड़ा है तो उसको ऐड कर दो, क्योंकि वो पिछले साल में तुमने इस साल के लिए एडवांस पे करा होगा। जब इस साल के लिए एडवांस पेड है तो वो इस साल से रिलेटेड है, जब इस साल से रिलेटेड है तो इस साल के खर्चे में ऐड करो। ये हर एक्सपेंस पे लागू होता है, चाहे कोई सा भी एक्सपेंस हो। तुमने जितने भी हेड पढ़े हैं उनमें कोई भी एक्सपेंस होगा, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, अगर इस साल से रिलेटेड है तो ऐड करो, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो उसको डिडक्ट कर दो। क्लियर। तो हमने सारे हेड्स कवर करे एक्सपेंसेस के, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड हमने पढ़ा स्टॉक इन ट्रेड के बारे में, थर्ड हमने पढ़ा चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड,
उसके बाद चौथा हमने पढ़ा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिफ्थ पढ़ा हमने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सिक्स हमने पढ़ा फाइनेंस कॉस्ट, एंड लास्ट हमने पढ़ा एक इंक्लूसिव हेड जो था अदर एक्सपेंसेस। तो ये थी सारे हेड्स की क्विक रिवीजन। तो आज के लिए इतना ही था। सारे हेड्स अच्छे से हमने डीपली डिस्कस करे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो थोड़ा एडिशनल आपको बेनिफिट देगी कहीं ना कहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, डेफिनेटली गिव मी अ थम्स अप। उसके बाद शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ऑल पे उसको क्लिक करें, ताकि आपको जितनी भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस हो मेरी वीडियोस की वो जरूर मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कंप्लीट नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स है, फीडबैक है, तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। बाय बाय।